यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल या वर्चुअल है, इसका क्या मतलब है कि हम उसको जैसे कि अपने नोट्स होते हैं, अपने पास कॉइन्स होते हैं, उनको अपने छू सकते हैं, लेकिन डिजिटल है या वर्चुअल है मतलब इसको अपने छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में पढ़ते हैं, वैसा ही ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है, मतलब अपने इसको छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। वर्चुअल करेंसी है। क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये किससे बनती है? एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में अपने सारी चीज़ें समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं। अब देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कुछ इस तरीके से चीज़ें इमेजिन करना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या होगा कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक किसी पर्टिकुलर इंसान ने उसको बनाया है और वही उसको गवर्न कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक जगह है, एक कंप्यूटर है, आपने कुछ उसमें फीड करा तो वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा कि वो और सारे जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होंगे, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपने अगर मेरा नाम डाला मनीषका, तो वो क्या करेगा, जितने भी उससे कंप्यूटर लिंक्ड है उन सारों में नाम चला जाएगा, वो मनीषका मनीषका सारे कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाएगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक से डिलीट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारों से डिलीट हो जाएगी। अगर हैक कर लिया किसी ने, बोला कि मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन, ये मनीषका नाम से इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपकी हैक कर ली, तो अपने पास इन सारे कंप्यूटर्स में तो वो चीज़ स्टोर्ड है। इसलिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैकिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है। इसीलिए अपने देखें तो सिस्टम बहुत ही सिक्योर्ड हो जाता है कि एक में ट्रांजेक्शन करी, एक फाइल में अपनों ने ट्रांजेक्शन करी तो वो सारी फाइल्स में, सारे इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर है उनमें चला जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज मतलब, सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ एक ही सिस्टम है जो सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा है, जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन क्या है कि ये डिवाइडेड है। डिसेंट्रलाइज है मतलब अलग अलग लेवल्स पे ये स्प्रेडेड है। अगर इस एक कंप्यूटर में ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे कंप्यूटर्स में है, तो डिसेंट्रलाइज हो गई। डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होकर बहुत सारी जगह ये स्टोर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब अपने डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्या है, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। अ ट्रांजेक्शन इज़ रिक्वेस्टेड। यहाँ इस कंप्यूटर में ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट कर दी, उसके बाद में जैसे ही ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं, अ ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन इज़ क्रिएटेड। अब यहाँ आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, मान लो 100 रुपये का, ऐसा कुछ भी मान लो इन्फॉर्मेशन है, तो उस 100 रुपये का क्या बन जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में वो ब्लॉक क्या करेगा, इससे नोड्स कनेक्टेड है। नोड यानी कि ये बहुत सारे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, इनको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नोड्स। तो अब ये क्या है, एक ब्लॉक जो बना है वो सारे इन कंप्यूटर्स में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। नेटवर्क में जितने भी नोड हैं उनमें चला जाएगा। अब नोड वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड रिसीव ए रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये सारे कंप्यूटर्स में अपना स्टोर्ड हो गया। बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं देखना है अपनों को, इकोनॉमी के हिसाब से ये बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे एक कंप्यूटर से और सारे कंप्यूटर में चला जाता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज है, हैकिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, सिक्योर ज़्यादा है, कोई करप्शन भी नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट मशीनरी में इसका यूज़ किया जाए तो, क्योंकि डाटा सारों के पास जाएगा। किसी भी चीज़ की ट्रांजेक्शन करी है तो वो सारे लोगों के पास जाएगी, तो कोई स्कैम, फ्रॉड या करप्शन भी गवर्नमेंट में इससे रोका जा सकता है अगर कोई करप्ट हो तो। द ब्लॉक इज़ एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन। अब ये ब्लॉक, नया जो इन्फॉर्मेशन थी 100 रुपये वाली, अब इसको भी और सारे ब्लॉक बने हुए हैं, वैसे ही ये भी कनेक्ट हो गया और अब ये सारे कंप्यूटर्स में दिखेगा। एक में से इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई तो ऐसा नहीं है कि सारों में से डिलीट हो जाएगी। अब अपने देखते हैं इसके जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है ब्लॉकचेन के बारे में, अब आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा। क्या है ब्लॉकचेन? एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है जो कि मेंटेन करता है कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूअसली ग्रोइंग यानी कोई भी नई ट्रांजेक्शन हुई या फिर रिकॉर्ड आया, वो क्या होगा, ग्रो होगा, अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर्ड हो जाएगा। अब देखो इसमें सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही है अपने पास। ओल्ड एंट्रीज कांट बी डिलीटेड।
पहले अगर इसके अंदर कोई डिटेल डाल दी तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सारी जगह स्टोर हो गई। उसके बाद में न्यू एंट्रीज विल बी विजिबल टू ऑल, और अगर कोई नई ट्रांजेक्शन है वो भी सारे कंप्यूटर्स या सारे नोड्स में विजिबल या दिखेगी सारे नोड्स में। अब ये मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने ऊपर देखा क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के लिए मेनली यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कौन सा था, जो कि वर्चुअल करेंसी है, जिसको अपने देख सकते हैं, सिर्फ छू नहीं सकते, जो कि कंप्यूटर वगैरह में स्टोर्ड होती है। बट इट कैन ऑल्सो स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, किसी भी टाइप का डाटा अपने स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अपने इसको गवर्नमेंट मशीनरी में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूज़ कर लिया ताकि अपना सिक्योर्ड एक डेटाबेस बन के रहे। अब क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन तो अपना हो गया। अब इस पे कौन सी करेंसी काम कर रही है, अपनी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो उसके बारे में देखते हैं। 2009 के अंदर किसने इशू करी है, सतोशी नाकोमोटो ने इशू करके, और अलग अलग कंप्यूटर्स में उसके बाद में वो स्टोर हो गई क्रिप्टो करेंसी। जो बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी है वो सतोशी नाकोमोटो इशू करी है 2009 के अंदर। और एक बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, 10⁻88 सतोशी होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी एक बिटकॉइन की ये होती है। अब अपने देखें कि ये तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। ऐसी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी हो सकती है, उनके अलग अलग, लाइट कॉइन, डिजी कॉइन, अर्थियम, लक्ष्मी कॉइन, ये सारी इनके एग्जाम्पल है, डोज कॉइन वगैरह, उनके सारे ये क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल है। पर अपने बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब वर्चुअल करेंसी जो है, ये क्रिप्टो करेंसी, ये कितनी प्रकार की हो सकती है, मेनली 2 प्रकार की हो सकती है, सोवरिन या प्राइवेट। सोवरिन यानी किसी गवर्नमेंट ने इशू करी है, प्राइवेट जैसे सतोशी नाकामोटो ने खुद ने बना दी, एक इंडिविजुअल आप बना दो मैं बना दूँ, उसको कहा है प्राइवेट। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपने याद रखना है कि वॉलेट में ही स्टोर होती है। अब वॉलेट 2 प्रकार के हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट जो कि इंटरनेट से या ऑनलाइन कनेक्टेड हो, ऑनलाइन ऐप से, और कोल्ड वॉलेट क्या है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, उसको कहते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आया था, क्रिप्टो विंटर क्या होती है। अब सडनली क्या हुआ, 2023 वाले टाइम पे क्या हुआ कि क्रिप्टो के प्राइसेस बहुत ज़्यादा, ये बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिर गए, तो उसको बोला है क्रिप्टो विंटर। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप थे, क्योंकि अपने देखते हैं कि 21 मिलियन ही अपने पास पूरे क्रिप्टो ये बिटकॉइन है, 21 मिलियन। तो उसकी वजह से लगता है कि अब देखो अमाउंट तो उतनी है और प्राइस इसका, ये डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो बीच में क्या हुआ था, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रोज़ हो गया था। उसके बाद में 2023 वाले टाइम पे इसका प्राइस सडनली गिर गया, तो उसको बोला है क्रिप्टो विंटर आ गई थी उस टाइम पे। उसके बाद में एक अपना कंसेप्ट आता है बिटकॉइन हाल्विंग। तो ये अपने देखते हैं बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है। अब देखो क्रिप्टो करेंसी, ये भी जो बिटकॉइन है, इसको माइन करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंप्यूटर सही हो जाएगा, बहुत सारे मिलियंस में कंप्यूटर चाहिए होते हैं इसको माइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्यूटर्स अपनों को चाहिए होता है माइन करने के लिए। माइन कैसे, अब अपनों को बिटकॉइन कैसे मिलता है, इसको बहुत ही ईजी वे में अपने समझते हैं कैसे मिलता है, माइनिंग के माध्यम से। अब देखो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, रात दिन लोग बैठे रहेंगे कंप्यूटर लेके, बहुत सारा पूरा तगड़ा सेटअप होगा इनका, तो लोग बैठे रहेंगे और बाद में क्या करेंगे, कुछ सल्यूशंस करने होते हैं, या फिर कुछ पजल सॉल्व कर ली, या फिर कोई तगड़े प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, या कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन, या ऐसा कोई इनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी पजल होती है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जैसे जैसे उनको ये सॉल्व करते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपने एक बिटकॉइन के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। अगर आपने वो पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको क्या मिलता है, एक बिटकॉइन मिल जाता है। तो उसको कहते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्यूटर होते हैं, इन पे लोग बैठे रहते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इनको चलाते रहते हैं और सोल्यूशन करते जाते हैं, पजल सॉल्व कर ली, कोई क्विज सॉल्व कर ली, ऐसा कुछ उनमें पर्टिकुलर क्विज होता है, इतना ईजी नहीं है हालांकि, ये समझने के लिए कि प्रोग्रामिंग करते जाते हैं और ज़्यादा उसमें से डाटा निकालते जाते हैं। जैसे जैसे वो छोटे छोटे डाटा निकालेंगे वैसे वैसे उनको एक बिटकॉइन मिलेगा बहुत टाइम के बाद में। तो इसको माइन करना इतना इजी नहीं है, अपने नॉर्मली नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर डेटाबेस वगैरह चाहिए होता है। तो इस ऐसे अपने क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसा, पहला तो माइनिंग हो गया और दूसरा
एक क्रिप्टो करेंसी को डोज कॉइन को बेच के अपनों ने बिटकॉइन ले लिया, ऐसा भी किया जा सकता है। और तीसरा एक्सचेंजिंग लीगल टेंडर, मैंने पहली वीडियो में बताया लीगल टेंडर क्या होता है। अब इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा। अब क्या है, अपना लीगल टेंडर जो रुपी है उसको अपने किसी को दे के, रुपये अपनों ने दे दिए, ये मान लो करोड़ रुपया, 1000 लाख करोड़ जितने भी रुपए दिए, और उससे बिटकॉइन अपनों ने ले लिया। तो ऐसे भी अपनों को 3 तरीके हैं जिनसे मिल सकता है। माइनिंग मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज़ किया, सेलिंग बाइंग मतलब एक बिटकॉइन दे दिया और कोई और क्रिप्टो करेंसी ले ली, और लीगल टेंडर मतलब रुपी के बदले या डॉलर के बदले अपने क्या कर रहे हैं, वापस बिटकॉइन को ले रहे हैं। अब अपने वापस देखते हैं बिटकॉइन हार्विंग क्या होती है। अब ये जो माइनिंग है ना, वो इनिशियली तो इस पर इनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा था। ये एक बिटकॉइन किसी ने, ये प्रोग्रामर ने माइन करा, लोग बहुत सारे बैठे हैं, तो उनको क्या मिल रहा था कि पैसा ठीक ठाक मिल रहा था। एक बिटकॉइन के बदले मतलब इतना रिवॉर्ड मिल गया कि इतना रिवॉर्ड मिल गया 12.5% मान लो, पहले ये मिल रहा था। लेकिन अब ये बिटकॉइन हाल्विंग का मतलब क्या है कि हर 4 साल जो हो गए ना, उसमें क्या करेंगे, नॉर्मली एवरी 4 ईयर में 50% प्राइस कट हो जाएगा इनका। जो इनको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब बिटकॉइन माइन करने के बदले में इनको जो पैसा मिल रहा है या रिवॉर्ड कोई और चीज़ का मिल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि हर 4 साल में 50% कम हो जाएगा। मान लो 2015 के अंदर 12.5 मिल रहा था, तो 4 साल में वो उसका 50% तक रिड्यूस हो जाएगा, 6.5 ऐसा कुछ मिलेगा उनको। तो उसको बोला है बिटकॉइन हाल्विंग, मतलब 50% रिडक्शन इन द रिवॉर्ड टू दी माइनर, जो ये माइन कर रहे हैं बिटकॉइन की। समझ आ गया होगा आई होप। तो ये इसमें भी दिया हुआ है, सर्वर ऑपरेशन रिवॉर्ड, कमीशन टू माइनर रिवॉर्ड मिलता है इनको। तीसरा क्या है कि हर 4 साल के अंदर, आपको ये थोड़ा बहुत याद ही रख लेना, किसी और एग्जाम में पूछ लेगा, यूपीएससी में डायरेक्टली कम चांसेस है। नॉर्मली एवरी 4 ईयर क्या होगा, हाल्विंग होगी, या फिर 50% प्राइस जो इनको रिवॉर्ड मिल रहा है वो कट हो जाएगा बिटकॉइन माइन करने के बदले। अब देखो डिफरेंट पोर्टल्स है जहाँ अपने बिटकॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, बाइनेंस सॉरी, FTX, WazirX, ये कुछ पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से बाय और सेल किया जा सकता है बिटकॉइन को। उसके बाद में बिटकॉइन इज़ इलीगल इन नेपाल। अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नेपाल, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान, यहाँ पे बिटकॉइन को बैन कर रखा है, इलीगल है, मतलब वहाँ यूज़ नहीं कर सकते आप। और भी कुछ जगह है, मगर मेनली ये थोड़ा बहुत आइडिया रहे। इंडिया के नेबर तो एटलीस्ट याद ही रखना, नेपाल में बैन है। और उसके बाद में मार्शल आइलैंड है अपना, वर्ल्ड मैपिंग में आप कमेंट करके बता सकते हो ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है। फर्स्ट कंट्री है ये टू लॉन्च सोवरिन क्रिप्टो करेंसी नेम्ड सोवरिन। अब पहली मतलब गवर्नमेंट ने इनकी क्रिप्टो करेंसी बनाई है, ये पहला कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद ने क्रिप्टो करेंसी बनाई है। मतलब उसके बाद और भी बन गई, लेकिन पहला कंट्री ये था जहाँ बनी है, यानी कि उस करेंसी का नाम भी इन्होंने सॉवरिन ही रखा था। फिर आता है एल सल्वाडोर नाम का कंट्री। वहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट नेशन है वर्ल्ड के अंदर टू अलाउ बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में बिटकॉइन 2025, ये भूटान 2025 में इसने क्या करा है, अलाउ किया है टूरिस्ट टू पे फॉर होटल्स, फूड, टैक्सी यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी से इसने अलाउ कर दिया कि आप टूरिज़्म वगैरह करने आ रहे हो, अगर टूरिज़्म वगैरह हो रहा है तो उसमें रेंट वगैरह पे कर सकते हो। कुछ थोड़ा बहुत याद रख लेना, करंट में था ये। उसके बाद में यूनिसेफ पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रिप्टो करेंसी फंड बनाया है टू एक्सेप्ट डोनेशन इन क्रिप्टो। अब क्रिप्टो के अंदर भी ये पैसा एक्सेप्ट कर लेंगे। फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है टू एक्सेप्ट क्रिप्टो। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक आता है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड इसने इशू किया है, बॉन्ड आई। और सबसे पहले इसको फाइनेंस किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। अब ग्लोबल रेगुलेशंस है कुछ क्रिप्टो को लेके, ये मतलब क्रिप्टो को, इसको ग्लोबल रेगुलेशन है क्रिप्टो को लेके कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, कि कैसे इसकी एफिशिएंट रेगुलेटिंग हो और सेट रहे ये। तो EU ने बनाया है, यूरोपियन यूनियन ने माइका रेगुलेशन। अब याद रखना माइका रेगुलेशन किसके हैं, EU के, और किससे रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से। अब इसके अंदर ये भी याद रखना कि ये
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, जो उनका खुद सेंट्रल बैंक बनाएगा, उसको रेगुलेट नहीं करेगा। वो जो प्राइवेट बनी हुई है उसको रेगुलेट करने के लिए है। और ये नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, उनको भी ये रेगुलेट नहीं करता है। उसके बाद में OECD कंट्रीज़ है, उनका है ये CARF फ्रेमवर्क, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ही एक फ्रेमवर्क है। तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।